नमस्कार। आज हम भारत के मीडिया जगत को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अगस्त 2025 में क्या चल रहा है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण भी हैं। कोशिश ये है कि इस पूरे माहौल को समझे, क्योंकि एक तरफ तो देखिए पत्रकारों के लिए चुनौतियां हैं, इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, वहां तो जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा मिक्स है। मतलब एक तरफ प्रेस की आज़ादी पर कुछ दबाव सा लगता है, और दूसरी तरफ अरबों डॉलर का डिजिटल मार्केट है, क्रिएटर इकोनॉमी है जो बढ़ रही है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता की। इसकी क्या स्थिति है अभी? अगर 2025 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखें तो भारत 180 देशों में 151वें नंबर पर है। हाँ, पिछले साल से थोड़ा बेहतर है, 159 पर था, लेकिन फिर भी देश अभी भी बहुत गंभीर कैटेगरी में ही है। मतलब जो राजनीतिक और आर्थिक दबाव हैं, वो साफ दिखते हैं। हाँ, और इसमें एक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया का मालिकाना हक किसके पास है। कई स्रोत जैसे आरएसएफ है, फ्रीडम हाउस है, वो बताते हैं कि ओनरशिप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब कुछ ही हाथों में, अक्सर सरकार या फिर उनसे जुड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके पास। तो इससे जाहिर है कंटेंट की स्वतंत्रता पर, विचारों की विविधता पर असर पड़ता है। चिंताएं तो बढ़ती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ ऊपर की बात नहीं है, इसका सीधा असर तो पत्रकारों पर होता है ना। हाँ, उनकी सुरक्षा का मुद्दा बहुत बहुत बड़ा है। उनको ऑनलाइन हरासमेंट झेलना पड़ता है, ऑफलाइन भी। कई बार सख्त कानूनों के तहत लीगल खतरे होते हैं, और दुर्भाग्य से हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। एक रिपोर्ट में तो एक पत्रकार ने बताया कि उन्हें धमकी मिली कि घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सोचिए। हाँ, ये माहौल ठीक नहीं है। और अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ पत्रकारों की बात नहीं रह जाती। इसका असर पूरे समाज पर है, डेमोक्रेटिक डिबेट पर है। लोगों तक अलग अलग व्यू पॉइंट्स पहुंचने में दिक्कत आती है। तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ, और इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा, गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। याद है 2025 में जब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी थी, बिल्कुल। उस टाइम कई इंडियन मीडिया चैनल्स ने बिना पुष्टि के दावे चला दिए। हाँ, वो सैन्य कब्जे की खबरें या बहुत ही नाटकीय राष्ट्रवादी नैरेटिव। बिल्कुल। और कई बार तो सोर्स क्या था, व्हाट्सएप की अफवाहें या सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी नियंत्रण भी एक फैक्टर है। हमने देखा कि संकट के समय सरकार ने हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए। कुछ न्यूज आउटलेट्स जैसे द वायर, बीबीसी उर्दू, उन पर भी एक्शन हुआ। अच्छा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दबाव है कंटेंट हटाने का। सरकार की जो फैक्ट चेक यूनिट्स हैं उनके निर्देश मानने का दबाव। इससे सेंसरशिप की चिंता तो है ही। हालांकि कोर्ट ने हाल ही में ऐसे नियमों को असंवैधानिक भी बताया था, पर वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये लड़ाई अभी चल रही है। तो ये एक अजीब सी कश्मकश है ना। एक तरफ तो लगता है कि डीप फेक जैसी चीजों के लिए नियम होने चाहिए, गलत सूचना को रोकना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ डर ये है कि कहीं इन्हीं नियमों का इस्तेमाल सेंसरशिप के लिए ना हो जाए। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं, डिजिटल दुनिया की तरफ देखते हैं, जहाँ काफी काफी हलचल है। आंकड़े देखें तो भारत में करीब 80.6 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। हाँ, मतलब देश की 55% आबादी। और इनमें से लगभग 49 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है। 34% आबादी, और लोग रोज औसतन 6 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन बिता रहे हैं। ज्यादातर मोबाइल पर। हाँ, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, और ये लगातार बढ़ ही रहे हैं। और इसमें 5G ने तो जैसे आग ही लगा दी है। देश के लगभग सभी जिलों में 5G पहुंच चुका है। करोड़ों नए यूजर्स जुड़े हैं, और डेटा की खपत, खासकर वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया के लिए, वो एकदम से बढ़ गई है। हाँ, 5G का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और इसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग को ही देख लीजिए। अनुमान है कि 2024 से 29 के बीच ये सेक्टर करीब 15% CAGR से बढ़ेगा। 15%? हाँ, मतलब हर साल औसतन 15% की ग्रोथ। ये बहुत तेज है। और ये ग्रोथ सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि गांव देहात में भी डिजिटल कंजम्पशन बढ़ रहा है। अच्छा। और सरकार भी इसमें कुछ कुछ कर रही है ना। जैसे वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक योजना है,
अक्टूबर 2025 तक एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल म्यूजिक लाइसेंसिंग रजिस्ट्री बनाने की। इससे कंटेंट क्रिएटर्स और इवेंट वालों के लिए म्यूजिक लाइसेंस लेना आसान हो जाएगा शायद। हाँ, ये क्रिएटर्स के लिए अच्छा कदम हो सकता है। अभी ये प्रक्रिया काफी उलझी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, सरकार ने क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 बिलियन का फंड भी अनाउंस किया है। $1 बिलियन? हाँ, मतलब जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए। साथ ही मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज जैसे नए इंस्टीट्यूट भी बन रहे हैं। तो फोकस तो है इस सेक्टर पर। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये फंड वाकई छोटे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स तक पहुंच पाएगा या फिर बड़े प्लेयर्स ही फायदा उठाएंगे? ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। एग्जीक्यूशन हमेशा एक चैलेंज होता है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी होगी। पर अगर हम फिर से बड़ी तस्वीर देखें तो ये जो डिजिटल दुनिया की रफ्तार है और वो जो प्रेस फ्रीडम वाली चुनौतियां थी, हाँ, ये एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है ना। बिल्कुल। एक तरफ पारंपरिक मीडिया पर दबाव, दूसरी तरफ डिजिटल में इतनी एनर्जी। क्या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं या इनका कोई कनेक्शन है? सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात तो है। अच्छा, अब थोड़ा कंटेंट की बात करें। लोग देख क्या रहे हैं? बॉलीवुड में एक ट्रेंड दिख रहा है, मीडियम बजट की रोमांटिक फिल्मों की वापसी। जैसे वो सायरा फिल्म आई थी, हिट हुई। इससे लगा कि लोग अभी इमोशनल कहानियों, म्यूजिकल नैरेटिव्स में इंटरेस्टेड हैं। हाँ, शायद वो एक्शन और भव्यता से हटकर कुछ और ढूंढ रहे हैं। और ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी इंडियन कहानियों की मांग है, लेकिन एक खास तरह की। जैसे वो एपॉस 2025 कॉन्फ्रेंस में जियो स्टार के अधिकारियों ने कहा था। अच्छा, क्या कहा था? उनका फोकस ऐसी कहानियों पर है जो कल्चरली इंडियन हो, यूथ से कनेक्ट करें, बड़े स्केल पर बने, लेकिन ग्लोबल अपील भी हो। मतलब लोकल भी और ग्लोबल भी। हाँ बिल्कुल, वो ग्लोकल अप्रोच, अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियां जो दुनिया को भी पसंद आए। दिलचस्प है। और इंडस्ट्री में भी काफी कुछ हो रहा है। मई 2025 में मुंबई में पहला WEEVS समिट हुआ था, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। सुना है काफी बड़ा इवेंट था, 10,000 से ज्यादा लोग आए थे दुनिया भर से। हाँ, और उसमें करीब 1300 करोड़ के सौदे भी हुए मीडिया सेक्टर में। 1300 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल, दिखाता है कि इंडस्ट्री में मोमेंटम है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चर्चा AI पर थी, एंटरटेनमेंट टेक पर, ग्लोबल कोलैबोरेशन पर, तो काफी एक्टिविटी है। पर यहाँ एक और बात है जो थोड़ी चौंका सकती है। क्या? कि इस सारे डिजिटल बूम के बावजूद टीवी अभी भी बहुत मजबूत है। अच्छा, मुझे लगा था स्ट्रीमिंग ने टीवी को पीछे छोड़ दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि टीवी रेवेन्यू 2026 तक $9 बिलियन तक पहुंच सकता है। मतलब पे टीवी और स्ट्रीमिंग दोनों की डिमांड बनी हुई है, शायद अलग अलग तरह के कंटेंट के लिए या अलग अलग ऑडियंस के लिए। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब टीवी और डिजिटल साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। शायद एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि पूरक हैं। परिवार साथ में टीवी देखता हो, यूथ मोबाइल पर, लाइव इवेंट्स टीवी पर, वेब सीरीज स्ट्रीमिंग पर, ऐसा कुछ। तो ये मार्केट काफी यूनिक है। तो इन सारी बातों को समेटें तो क्या समझ आता है? हमने देखा कि भारत का मीडिया सीन अगस्त 2025 में विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ प्रेस की स्वतंत्रता पर चिंताएं हैं, पत्रकारों पर दबाव है, सूचना की क्वालिटी पर सवाल हैं। हाँ, वो एक गंभीर पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में जबरदस्त उछाल है। इंटरनेट की पहुंच, एड रेवेन्यू, क्रिएटर इकोनॉमी सब बढ़ रहा है। सरकार भी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को पुश दे रही है। मनोरंजन कंटेंट भी इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल, ये सचमुच दो अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ नियंत्रण और दबाव की कोशिशें, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति और बिजनेस के नए डिजिटल रास्ते। तकनीक यहाँ दोनों काम कर रही है, मौके भी दे रही है और नियंत्रण के नए तरीके भी। और यहीं पर हम शायद अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि ये सब देखते हुए पारंपरिक पत्रकारिता पर दबाव और क्रिएटर इकोनॉमी में इतना निवेश, इन दोनों के बीच अगले 5 साल में भारत में कैसा इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम बनेगा? अच्छा सवाल है। क्या जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, वो उस खालीपन को भरेंगे जो शायद मेनस्ट्रीम मीडिया में बन रहा है, या फिर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के नए तरीके आ जाएंगे जो इस डिजिटल स्पेस को भी काबू में कर लेंगे? हाँ, भविष्य क्या रुख लेगा, इस पर नजर रखनी होगी। बहुत कुछ है सोचने के लिए।